Welcome to our YouTube channel Study Area. Today we are starting textbook for class 11th Fundamental of Physical Geography. हमने इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट की है. अब हम देख रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को. अगर आपने इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए. तो वी आर स्टार्टिंग फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. हम शुरू करेंगे यूनिट 1 द अर्थ से. चैप्टर 2 द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. इस चैप्टर में हम अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुआ है और जब से ओरिजिन हुआ है तब से अब तक कितना इवॉल्व हुआ है और कैसे इवॉल्व हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो अर्थ के इवोल्यूशन होने से को समझने से पहले और यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ है उसको समझने से पहले हमें यूनिवर्स के बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेनी होगी. तो उसको हम देख लेते हैं. सेलेशियल बॉडीज़. सेलेशियल बॉडीज़ क्या होती हैं? स्टार्स, प्लैनेट्स और कोई भी ऑब्जेक्ट जो रात को हमें आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है वो सारे सेलेशियल बॉडीज़ हैं. हमने बोला सेलेशियल बॉडीज़ आर स्टार्स भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं. अब स्टार क्या है और प्लैनेट क्या है? स्टार्स आर लार्ज एंड हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स. स्टार क्या होते हैं? काफ़ी लार्ज होते हैं यानी बड़े होते हैं और उनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है. ऑन द अदर हैंड प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. प्लैनेट्स जो होंगे स्मॉल होंगे कंपेरेटिवली स्टार के और उनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट भी नहीं होगी. अब मून क्या होता है? मून इज़ अ सैटेलाइट. हर प्लैनेट के अपने अपने अलग अलग मून होंगे जो उसके अराउंड इवॉल्व करेंगे. अर्थ का सिर्फ एक मून है जो कि उसके अराउंड मूव करता है. अब हम यूनिवर्स की जानकारी में गैलेक्सी क्या होती है ये समझते हैं. वन गैलेक्सी इक्वल्स टू मैनी स्टार्स. एक कोई गैलेक्सी है उसमें बहुत सारे स्टार्स होंगे. एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार होंगे और हर एक स्टार के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स मूव करेंगे. जैसे कि हमारा स्टार है सन और उसके अलावा उसके अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं. ऐसी कोई और स्टार होगा, मान लीजिए एक स्टार है, इसके अराउंड अपने प्लैनेट्स मूव करेंगे. तो एक गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार होंगे और यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं. तो इससे हमें आइडिया लग सकता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा. ये हमारी गैलेक्सी का एक स्टार है जिसको हम सन बोलते हैं और इसके अराउंड ये प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स. तो ये सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं. ये सिर्फ एक सन है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी का. ऐसे ही हमारी गैलेक्सी में कई सारे सन होंगे और उन सन के अपने अपने प्लैनेट्स होंगे जो उसके अराउंड मूव कर रहे होंगे. सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ यूनिवर्स. अब हम देखेंगे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ और थ्योरीज जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है. अर्ली थ्योरीज. शुरू की जो थ्योरीज थी उसमें से फर्स्ट है नेबुलर हाइपोथेसिस. ये नेबुलर हाइपोथेसिस इमैनुअल कैंट ने दी थी और इसको बाद में लैप्लेस ने रिवाइज किया था 1796 में. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्लैनेट्स जो हैं वो फॉर्म हुए हैं एक क्लाउड ऑफ मटेरियल से जो कि एसोसिएटेड है एक यूथफुल सन से. एक वो यूथफुल सन है यहाँ पे, इसके अराउंड एक क्लाउड लाइक मटेरियल है और इससे ही प्लैनेट्स फॉर्म हुए हैं. ये था नेबुलर हाइपोथेसिस में लैप्लेस का कहना. इसके बाद चैम्बरलेन और मोल्टन ने बोला सन जो था पहले से एक सन था, उसमें एक वॉन्डरिंग स्टार, कोई एक बड़ी सी बॉडी, कोई स्टार आके उसमें टकराया और उसने सन का कोई पार्ट ब्रेक किया उससे और ये जो पार्ट है बाद में सन के अराउंड मूव करने लगा और इसको ही हम अब प्लैनेट बोलते हैं. तो इन दोनों थ्योरीज़ में ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों के अकॉर्डिंग सन पहले से मौजूद था. इन्होंने सन का ओरिजिन नहीं बताया, यूनिवर्स का ओरिजिन नहीं बताया. इन्होंने सिर्फ प्लैनेट का ओरिजिनेशन बताया है जो कि सन के अराउंड ही बना हुआ है. तो बाद में जो थ्योरीज आई, ऑफ कोर्स ये थ्योरी जो अर्ली थ्योरीज थी ये पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं हुई क्योंकि इन्होंने यूनिवर्स का ओरिजिनेशन नहीं बताया. तो बाद में जो थ्योरीज आई साइंटिस्ट ने क्या करा, अब जो उन्होंने प्रॉब्लम उठाई वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बताई. यूनिवर्स के बारे में उन्होंने जानने की कोशिश करी कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ रेदर देन अर्थ का. तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे यूनिवर्स का ओरिजिनेशन कैसे हुआ. उसके बाद देखेंगे यूनिवर्स में हमने बात की स्टार क्या होते हैं. उसके बाद हम देखेंगे स्टार कैसे फॉर्म हुए यानी कि जैसे हमारा सन है. उसके बाद हम देखेंगे प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए जैसे कि हमारे अर्थ एक प्लैनेट है. तो ये सारे सन के अराउंड जो प्लैनेट घूमते हैं इन सब का ओरिजिनेशन कैसे हुआ. उसके बाद देखेंगे मून कैसे फॉर्म हुआ. सो लेट अस स्टार्ट विद ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स. ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है आज के टाइम में वो है बिग बैंग थ्योरी. आपने इसका नाम सुना होगा. इस थ्योरी को हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हाइपोथेसिस. अब ये हाइपोथेसिस में है क्या? इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग
शुरुआत में इन बिगनिंग ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्टिंग इन वन प्लेस एज अ टाइनी बॉल। जितना भी हमें आज यूनिवर्स दिखाई पड़ता है ये शुरुआत में सिर्फ एक टाइनी बॉल था इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली। दिस यूनिवर्स वॉज ओनली अ टाइनी बॉल। अब 13.7 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, ये टाइम लाइन याद करने लायक है क्योंकि आपको बाद में रिमेंबर करने में हेल्प होगी। जब हम सन का भी देखेंगे इसके बाद हम स्टार का देखेंगे, स्टार कब फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद हम प्लैनेट्स कब फॉर्म हुए, फिर मून कब फॉर्म हुए, पूरी एक टाइमलाइन बनेगी। तो आप अभी याद रखिए 13.7 बिलियन पहले ये जो टाइनी बॉल थी ये एक्सप्लोड हुई है। उसके बाद जब ये एक्सप्लोड हुई तो विदिन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग, जब 13.7 बिलियन ईयर्स पहले ये एक्सप्लोड हुई और 13.7 बिलियन में जब ये एक्सप्लोड हुई उसके 3 लाख साल के अंदर ही इसका ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक्सप्लोड हुई तो उस टाइम पे इसका टेम्परेचर हाई हुआ होगा, लेकिन जब 3 लाख साल के अंदर ही इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गया कितने में, 4500 केल्विन में। और जब ये टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हुआ तो कंडेंसेशन हुआ और दिस कंडेंसेशन गिव राइज टू एटॉमिक मैटर। और ये एक्सपेंशन आज तक कंटिन्यू है। दिस एक्सपेंशन कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट डे। इसी कारण जो हमारा यूनिवर्स है वो आज भी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहा है। ये थी बिग बैंग थ्योरी। अब इस बिग बैंग थ्योरी के अल्टरनेटिवली एक हॉयल्स कॉन्सेप्ट भी है स्टेडी स्टेट का। ये हॉयल्स कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इट कंसिडर द यूनिवर्स टू बी द सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ है। हॉयल्स कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स जो है जैसा आज दिखता है ये शुरुआत से वैसा ही था, लेकिन साइंटिस्ट का जो एक्सेप्ट करते हैं वो है बिग बैंग थ्योरी को। उसका क्या कारण है, ड्यू टू ग्रेटर एविडेंस अबाउट एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। जैसे कि हमने अभी बात की यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रहा है, तो यही कारण है कि साइंटिस्ट बोलते हैं कि एक्सपेंशन एक्सप्लोजन के कारण ही है और एंड दे एक्सेप्ट बिग बैंग थ्योरी। तो अभी हमने बात कर ली है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की। अब हम देखते हैं स्टार फॉर्मेशन। स्टार कैसे फॉर्म हुए, जब एक्सप्लोजन हुआ तो ये एटॉमिक मैटर हमने बात की, तो ये एटॉमिक मैटर की डेंसिटी सबकी बराबर नहीं थी, कोई बड़ा था कोई छोटा था कोई उससे छोटा था। तो ये डेंसिटी डिफरेंस के कारण क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स प्ले में आया और ये सारे जितने थे इन्होंने बड़े वाले ने छोटे वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और इन सब ने मिलकर एक बड़ा सा क्लाउड ऑफ गैस बना दिया, ये ऐसे, जिसको हम आज गैलेक्सी बोलते हैं। दिस इज़ द बेसिक फॉर डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सी। ये छोटे छोटे एक्यूमुलेट हुए एक साथ और इन सब ने मिलकर क्या बनाया, क्लाउड ऑफ गैस, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं। इस गैलेक्सी में अब हमने बात की कि बहुत सारे स्टार्स हैं, जैसे कि हमने बोला अभी हमने डायग्राम में भी देखा था। तो ये जो स्टार है ये कैसे फॉर्म हुए इसको हम देखते हैं। हमने बोला ये छोटे छोटे जो थी गैसेस थी, ये जब ग्रेविटेशनल फोर्स प्ले में आया तो ये सारी एक साथ एक्यूमुलेट हो गई, ये पूरी ऐसे बन गई क्लाउड ऑफ गैस, जिसको नेबुला है। ये जो क्लाउड ऑफ गैस बना है इसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। अब जब ये डेंसिटी इसकी और ज़्यादा ये डेंस होने लगा तो इसके अंदर जो एक्यूमुलेशन हुआ, छोटे छोटे क्लम्प्स ऑफ गैसेस का एक्यूमुलेशन होने लगा। जब ग्रेविटी और प्ले में आई, ये दोनों को एक दूसरे को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगे, अंदर ही अंदर इसके जो है छोटे छोटे क्लम्प्स ऑफ गैस बनने लगे। ये जो क्लम्प्स ऑफ गैस हैं यही बाद में और ज़्यादा डेंस हो के बाद में स्टार फॉर्म हुए हैं। ये बाद में स्टार बने, जैसे कि गैलेक्सी स्टार्स टू फॉर्म by accumulation of hydrogen gas in the form of large cloud called nebula. Nebula develops localized clumps of gases, जैसे कि अभी हमने बात की थी, डायग्राम में हमने देखा था। These clumps continue to grow into denser gaseous bodies. ये जो clumps थी ये और ज़्यादा डेंस होने लगी, तो ये इनसे ही क्या बनी, लास्ट में यही डेंस हो गए जो बने, ये स्टार बने। और जो स्टार फॉर्म हुए ये कब हुए थे, 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। एक्सप्लोजन हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, उसके बाद 5 से 6 बिलियन ईयर्स पहले क्या बने, स्टार बने हैं उसके। अब तक हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देख लिया, उसके बाद स्टार कैसे फॉर्म हुए उनका ओरिजिन देख लिया। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, स्टार्स आर लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला। स्टार्स आर लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला। ये स्टार था, ये गैलेक्सी थी जिसको हम नेबुला था, जो उसके अंदर जो है स्टार फॉर्म हुए थे। स्टार्स आर लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन अ नेबुला, दीज आर द स्टार्स। एज अ रिजल्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कोर टू द गैस क्लाउड। अब ग्रेविटेशनल फोर्स प्ले में आएगा, अभी हम देखते हैं डायग्राम के इससे हेल्प से। दिस इज द गैलेक्सी और नेबुला वी कैन से। क्लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन दिस आर स्टार्स।
ये जो क्लम्प्स ऑफ गैसेस गैलेक्सी के अंदर हैं ये क्या है, स्टार हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा एक क्लम्प ऑफ गैसेस के अंदर, गैस के अंदर, यानी ये जो है हर एक के अंदर, ये जो स्टार है इनके अंदर और ज़्यादा प्ले में आएगा और क्या बन जाएगा, बीच में एक्रिएट हो जाएगा, बीच में जमा हो जाएगा सारा मैटर जितना भी होगा, ये जो होगा ये मेन कोर बन जाएगा और इसको मेन स्टार कहेंगे। और जो इसके अराउंड जो गैस बच गई ये जो होगा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी इसके अराउंड। ऐसे ही हर किसी में होगा, ये एक लंप ऑफ गैस यानी एक स्टार है, इसके ये ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, डेंस सारा पार्ट बीच में आ जाएगा, लाइटर पार्ट बाहर रह जाएगा और ये जो बाकी का पार्ट जो बाहर रह गया वो टूट जाएगा छोटे छोटे पार्ट में। ऐसा ही सब जगह होगा। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं, ये जो छोटे छोटे, एज अ रिजल्ट ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। और जो ये छोटे छोटे पार्ट जो है ना, ये जो डेवलप होंगे ये स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में डेवलप हो जाएंगे। ये छोटे छोटे पार्ट हैं जो भी हमने अभी देखे। और जो ये छोटे छोटे पार्ट हैं इनको हम क्या बोलेंगे, प्लानेटेसिमल्स। बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज़ में ये कन्वर्ट हो जाएंगे और इसको हम बोलेंगे प्लानेटेसिमल्स। और लार्ज नंबर ऑफ प्लानेटेसिमल्स यानी जो छोटे छोटे पार्ट जो बने थे इसके अराउंड, इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट बने थे, ये प्लानेटेसिमल्स हैं। और ये प्लानेटेसिमल्स आपस में जुड़ जाएंगे और कुछ फ्यूअर बॉडीज़, फ्यूअर लार्जर बॉडीज़ में कन्वर्ट होंगे। और जो ये फ्यूअर लार्जर बॉडीज़ इसके अराउंड हैं ये सारी प्लैनेट होंगे, यही प्लैनेट कहलाएंगे। अब क्लियर है। फॉर एग्जांपल हमारा सन है, इसके अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं ये जो है शुरू में प्लानेटेसिमल्स थे और बाद में ये कन्वर्ट एक्रिएट होके प्लैनेट्स बने हैं। तो ये प्लैनेट्स का फॉर्म हुए 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। यूनिवर्स वर फॉर्म्ड, यूनिवर्स जो टाइनी बिग बैंग जब हुआ था 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। और 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ है, स्टार फॉर्म हुआ है। उसके बाद जो प्लैनेट्स फॉर्म हुए हैं वो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुए हैं। अब हम फोकस करते हैं अपने सोलर सिस्टम की तरफ। हमारा सोलर सिस्टम यानी जो हमारा सन है उसके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं उसमें से एक प्लैनेट हमारा भी है जिसको हम अर्थ कहते हैं। प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो एंड ऑल द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सन तो होगा ही क्योंकि सोलर सिस्टम सन के नाम पे पड़ा है। उसके अराउंड 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपट्यून। और 63 मून्स हैं। हर प्लैनेट के अपने अपने मून होंगे। हर प्लैनेट के ये जो प्लैनेट है उसके अराउंड अपने अपने मूव रिवॉल्व करेंगे। किसी में एक होगा, किसी में दो, किसी में ज़्यादा होंगे। हमारी अर्थ में जितने मून है, हमारी अर्थ में सिर्फ एक मून है। और मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज़ आर पार्ट ऑफ दिस सोलर सिस्टम, जिसमें मेटोराइट कहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें से कुछ को हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जो सन के ज़्यादा नज़दीक हैं, इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। और आउटर प्लैनेट्स आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। आप सोलर सिस्टम की इमेज देखेंगे आपको ये दिख जाएगा। एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर साइड जो प्लैनेट्स हैं उनको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और जो आउटर साइड में है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, वो हैं आउटर प्लैनेट्स। अब जो इनर प्लैनेट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों कहते हैं, उनमें ज़मीन पाई जाती है, सॉलिड पोर्शन पाया जाता है। जबकि आउटर प्लैनेट्स जो हैं वो गैसियस हैं, उनमें वो ज़्यादा गैस से बने हैं और वो कंडेंस होके एक सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड एटम में कन्वर्ट नहीं हो पाए। अब ऐसा क्यों है कि जो इनर प्लैनेट हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं और आउटर प्लैनेट्स उन्हें हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, यानी जुपिटर लाइक। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स तो क्या हैं, इनर प्लैनेट्स हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून जोवियन प्लैनेट्स हैं। तो इसमें तीन मेन रीजंस हैं जो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है इनर और आउटर प्लैनेट्स के बीच में। पहला है लोकेशन नियर द सन। हमने बात की कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो अभी हमने एक डायग्राम भी देखा था, शुरू में हमने एक डायग्राम देखा था, ये है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये तो इनर प्लैनेट्स हैं और ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून ये आउटर प्लैनेट्स हैं। पहला कारण ये है कि ये जो 4 इनर प्लैनेट हैं ये सन के ज़्यादा नज़दीक हैं, जैसे कि हम इस इमेज से देख सकते हैं, और ये पीछे पीछे जाके बाकी के जो जोवियन प्लैनेट्स हैं ये ज़्यादा दूर हैं। तो जो लोकेशन की नियर द सन पाई जाती है, इसके कारण क्या होता है, ये कंडेंस हो पाए आसानी से, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो कंडेंस नहीं हो पाए, इसलिए हमें ये सॉलिड पोर्शन दिखाई पड़ता है। और रिमूवल ऑफ गैसेस, सेकंड रीज़न है कि
जो सन के ज़्यादा नज़दीक हैं, ऑब्वियसली बात है कि सोलर विंड वहाँ पे ज़्यादा पाई जाएगी। सोलर विंड ज़्यादा पाई जाएगी जो वहाँ पे जो प्रिवेलिंग गैसेस थी, यानी जो वहाँ पे गैसेस थी पहले तो सभी गैस था ना, नेबुला था हमने बताया। तो जो गैसेस थी नियरर प्लैनेट से, यानी जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है उनसे जो गैसेस थी वो उड़ गई सोलर विंड के कारण। और सोलर विंड उतना इफेक्ट अपना आउटर प्लैनेट्स में नहीं दिखा पाई जितना इनर प्लैनेट्स में दिखा पाई, तो उनका जो गैस थी वो उड़ गई। और हमने बात की कि जो प्लैनेट्स हैं वो छोटे होते हैं और उनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं था कि वो एस्केपिंग गैसेस को रोक सकें। तो 3 कारण थे। लोकेशन नियर द सन, इसके कारण क्या हुआ, सॉलिड पोर्शन बना। और उसके बाद लोकेशन नियर द सन, तो सोलर विंड थी, जो गैस थी वो उड़ गई। और तीसरा था कि इनका साइज़ बहुत छोटा था, ये उड़ती हुई गैस को रोक नहीं पाए। तो ये 3 मेन कारण थे। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ मून। द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज़ मून। सर जॉर्ज डार्विन ने क्या बोला था, मून जो है वो टूटा है एक अर्थ के ही सरफेस से, यानी कोई ये जो अर्थ का सरफेस है इससे ही एक बॉडी आके इसमें टकराई और ये जो बनी, इससे ही जो पार्ट से बनी है, इसको ही हम मून कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जेंट इम्पैक्ट। ये आज के टाइम पे यही माना जाता है सबसे ज़्यादा, जैसे कि यूनिवर्स के केस में बिग बैंग एक्सेप्टेड है, मून कैसे फॉर्म हुआ है इसके केस में जेंट इम्पैक्ट थ्योरी इज़ बिलीव टुडे। इसको हम बिग स्प्लैट भी बोलते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक लार्ज बॉडी जो कि मार्स के साइड से भी 2 से 3 गुनी बड़ी थी, वो अर्थ से आके टकराई और कोलाइडेड विद अर्थ एंड ब्लास्टेड अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ इनटू स्पेस, जैसे कि हमने इस थ्योरी में बोला था। ये अर्थ है, एक लार्ज बॉडी, बहुत बड़ी लार्ज बॉडी, मार्स से भी 2 to 3 टाइम्स बड़ी आई, इससे अर्थ से टकराई और अर्थ का एक बहुत बड़ा पार्ट उसने स्पेस में डिटैच कर दिया और जो ये पार्ट था ये अर्थ के अराउंड मूव करने लगा और इसी को हम अब मून कहते हैं अकॉर्डिंग टू जेंट इम्पैक्ट। मून फॉर्म्ड 4.4 बिलियन ईयर्स एगो। तो हमारी टाइमलाइन यहाँ पे कंप्लीट होती है। सबसे पहले हमने बात की थी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, जो कि 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ, यानी एक्सप्लोजन 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। एक टाइनी बॉल थी, ब्लास्ट हुआ 13.7 बिलियन ईयर पहले। 5.6 बिलियन ईयर पहले क्या हुआ, क्लम्प्स ऑफ गैसेस बनने लगे और स्टार फॉर्मेशन हुआ। 4.6 बिलियन ईयर्स पहले इसके अराउंड ये प्लैनेट्स फॉर्म हुए और मून जो फॉर्म हुआ है वो जेंट इम्पैक्ट के द्वारा 4.4 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ। अब हमने ओरिजिन ऑफ अर्थ देख लिया है। अब चैप्टर की जो अगली हेडिंग है इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब हम अर्थ कैसे जब से बना है, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले सारे प्लैनेट बने थे एंड अर्थ इज ऑल्सो प्लैनेट। सो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले से अब तक जितना भी अप टू द प्रेजेंट जितना भी अर्थ में चेंज आया है, वो शुरू में तो लाइफ थी नहीं अर्थ में, तो 4.6 बिलियन ईयर से और अब तक ऐसा क्या क्या चेंज आया कि अर्थ में अब लाइफ पॉसिबल है और शुरू में नहीं थी। तो अर्थ का जो सबसे पहले हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर, यानी ज़मीन जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं वो कैसे इवॉल्व हुई। सबसे पहले हमने बात की कि वो गैस थी, तो कैसे कंडेंसेशन हुआ और कैसे क्या हुआ कि लिथोस्फीयर कैसे लाइफ को सस्टेन करने में हेल्पफुल हुआ। ड्यू टू इंक्रीज इन डेंसिटी द टेम्परेचर इनसाइड हैज़ इंक्रीज्ड। हमने बोलते हैं कि क्लम्प्स ऑफ गैसेस में जो थी डेंसिटी बढ़ती गई, तो जब अर्थ की जो डेंसिटी बढ़ती गई तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ा, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो हैवी मेटल्स जो थे जैसे कि आयरन, वो इसके बीचों बीच में आके जमा हो गए, लाइटर पार्टिकल चले बाहर को। इसलिए हमें आज देखने को मिलता है कि जो डेंसिटी है क्रस्ट से कोर की तरफ बढ़ती है, यानी बाहरी तरफ डेंसिटी कम है और बीचों बीच में अर्थ की डेंसिटी ज़्यादा है। इसके बाद क्या हुआ, अर्थ ठंडी हो गई, लेकिन फिर जेंट इम्पैक्ट होता है 4.4 बिलियन ईयर्स पहले, अर्थ फिर से गर्म होती है, डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस आती है, प्ले में डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस आती है और मटेरियल जितने भी अर्थ जिससे बनी हुई है वो डिफरेंट लेयर में आके सेपरेट हो जाते हैं। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी अर्थ है वो डिफरेंट लेयर से बनी है। आउटर को हम क्रस्ट कहते हैं, फिर मेंटल एंड देन आउटर कोर, देन इनर कोर, और डेंसिटी जो है वो क्रस्ट से कोर की तरफ बढ़ती है। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर। नाउ इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर के कैसे इवॉल्व हुआ है इसको अगर हम देखेंगे तो 3 स्टेज में हम इसे पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज है शुरू में जो यहाँ का एटमॉस्फेयर था, शुरू में अर्थ एक गैस ही थी, उसमें अराउंड हाइड्रोजन और हीलियम गैस थे, अर्थ के अराउंड हाइड्रोजन और हीलियम गैस हमें देखने को मिलती थी। लेकिन सोलर विंड के कारण जो इसका शुरू का जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर था वो उड़ गया। जब
प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर लॉस हो गया, उसके बाद जो नया एटमॉस्फेयर बना, नया एटमॉस्फेयर कैसे बना, जब अर्थ ठंडी हुई तो उसमें कुछ क्रैक्स थे या कभी वॉल्केनो फटा, कुछ हुआ, तो जो अंदर की जो बाहर गैस आई अंदर से, गैसेस सच एज नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स आर रिलीज्ड, इसको हम डी गैसिंग भी कहते हैं। तो ये हमें देखने को मिला कि नाइट्रोजन और वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में आया। उसके बाद एटमॉस्फेयर जो था वो लिविंग वर्ल्ड, जब लाइफ ओरिजिनेट हो गई उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, सबसे पहले प्लांट्स आए, ब्लू ग्रीन एल्गी आए, सबसे पहले, उसके बाद प्लांट्स आए, उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड ली, तो यूनिवर्स में क्या हुआ, ऑक्सीजन हमें ज़्यादा देखने को मिली। तो 3 स्टेज में एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन हुआ है। पहला, जो यहाँ पे शुरू में एटमॉस्फेयर था वो उड़ गया सोलर विंड के कारण। सेकंड, अर्थ के अंदर से गैसेस बाहर आई, नया एटमॉस्फेयर बना, और नया एटमॉस्फेयर से जो लिविंग वर्ल्ड आया उसने एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा मॉडिफाई किया। वो ये कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गेट डिजोल्व इन रेन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जब डीगैसिंग के द्वारा बाहर आई थी तो बारिश जब आई वाटर वेपर के कारण, वाटर वेपर भी उसके साथ ही आया था, तो रेन वाटर के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो डिजोल्व हो गई रेन वाटर में, टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ एंड कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स, और ज़्यादा बारिश हुई तो जो डिप्रेशंस थे अर्थ में वो बारिश के जरिए भर गए, पानी से भर गए, और उसको हम आज ओशियंस कहते हैं, हमें ओशियंस देखने को मिलते हैं। एज ए जनरल 2500 to 3000 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ बिगन टू इवॉल्व, लाइफ जो इवॉल्व हुई बननी, मेन जो लाइफ है वो हमें शुरुआत हुई थी 2500 to 3000 मिलियन ईयर्स एगो। लाइफ वॉज कन्फाइंड टू ओशियंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। शुरुआत में क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गी हमें देखने को मिलते थे, वो सिर्फ हमें ओशियंस में देखने को मिलते थे। कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट भी उस टाइम पे ओशियन में ज़्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही वो सर्वाइव करते थे। ओशियन बिगेन टू कंट्रीब्यूट थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब उन्होंने क्या करा, जो ओशियन में जो लाइफ थी उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया तो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गई, और देखते देखते ओशियन में जब ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुए, ज़्यादा उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी, और प्रीमेटिव ऑर्गेनिजम्स ने ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ी, और ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन जब छोड़ी तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड हो गई ओशियंस में, और 2000 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फ्लड होने लगी, बहुत ज़्यादा एबंडेंस में ऑक्सीजन पाई जाने लगी। ऑरिजिन ऑफ लाइफ को एक बार फिर देख लें। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, ऑरिजिन ऑफ लाइफ इज़ अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन है। शुरू में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं ये आपस में एग्रीगेट हुए, असेंबल हुए, और ये असेंबल ऐसे हुए कि इन्होंने एक इनएनिमेट मैटर को एक लिविंग सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। इट कैन बी एज्यूम दैट लाइफ बिगेन टू इवन समाइम 3800 मिलियन ईयर्स एगो। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि लाइफ का इवोल्यूशन 2500 to 3000 मिलियन ईयर्स पहले होना शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि 3800 मिलियन ईयर्स पहले से करीब लाइफ जो है इवॉल्व होनी शुरू हुई। तो ये जो 3800 मिलियन ईयर्स पहले से शुरू हुई, ये ब्लू ग्रीन एल्गी बनने थे। शुरू में ब्लू ग्रीन एल्गी बने थे, जिसको प्रॉपर लाइफ माने या ना माने, लेकिन 3800 मिलियन ईयर्स पहले ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया बने। उसके बाद 2500 से 3000 मिलियन ईयर्स एगो थोड़े प्लांट्स आए, एल्गी, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जिन्होंने ऑक्सीजन छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड ली ओशियंस में, तो ओशियन में ऑक्सीजन एबंडेंस में होने लगी। उसके बाद इवेपोरेशन साइकिल से पूरे एटमॉस्फेयर में 2000 मिलियन ईयर्स पहले पूरा ऑक्सीजन फ्लड होने लगा। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ कोई डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू।